बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिज़िक्स की फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के पहले चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है स्कोप ऑफ फिज़िक्स। तो इस चैप्टर में इंशाअल्लाह हम पहली वीडियो में डिस्कस करेंगे इस लफ्ज़ स्कोप को, फिज़िक्स की डेफिनेशन को, इसकी ब्रांचेस को, फिर इस्लाम एंड साइंस और फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम फिज़िक्स की डेफिनेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हैं, आपने फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन तो आपको अच्छा खासा मैट्रिक में मिल गया होगा। यकीनन आपने एक मशहूर डेफिनेशन फिज़िक्स की सुन रखी होगी कि दैट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन। तो दैट इज़ अ गुड डेफिनेशन और ये नोट्स में आपको प्रोवाइड हो जाएगी। आप इन चीज़ की टेंशन नहीं लीजिएगा कि नोट्स में आपने क्या लिखना है, वो आपको अलग से प्रोवाइड हो जाएंगे। अभी आप जस्ट फोकस करें समझने के ऊपर। मैटर आपको पता है, जो चीज़ वजन रखती है, जगह घेरती है, मादा कहलाती है और एनर्जी चेंज पैदा करती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और म्यूचुअल इंटरेक्शन की जब हम बात करते हैं तो इसमें सारी फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो मैटर का जो इंटरेक्शन होता है विदाउट फोर्सेस नहीं हो सकता। या तो कॉन्टैक्ट फोर्स होगी या नेचुरल फोर्सेस होंगी, जैसे ग्रेविटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। तो इस तरह का इंटरेक्शन होता है, विदाउट फोर्सेस इंटरेक्शन नहीं होता। तो लेकिन फिज़िक्स की ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है, सब कुछ इसमें नहीं है। फिज़िक्स में और बहुत कुछ डिस्कस होता है। मसलन आप देखें इस डेफिनेशन में स्पेस और टाइम इन्वॉल्व नहीं है, तो वो एक अलग पूरी फिज़िक्स की ब्रांच है, कॉस्मोलॉजी, जिसमें हम स्पेस और टाइम को डिस्कस करते हैं। ओके, तो बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि इस डेफिनेशन में काफ़ी कुछ कवर हो जाता है कि फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन। काफ़ी कुछ इसमें आ जाता है, म्यूचुअल इंटरेक्शंस में काफ़ी कुछ आ जाता है, लेकिन फिर भी फिज़िक्स इससे बड़ी है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि फिज़िक्स को फिज़िक्स को साइंस की चोटी कहा जाता है। अगर साइंस एक पहाड़ है, तो फिज़िक्स फिर उसकी चोटी है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि दुनिया में बड़ी-बड़ी लैब्स और जो बड़े-बड़े एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जिनका ताल्लुक यूनिवर्स से होता है, या आप बहुत बड़ी चीज़ों को देखें, जैसे यूनिवर्स है, या बहुत बारीक चीज़ों को देखें, आपको फिज़िक्स नज़र आती है। तो फिज़िक्स जो है वो साइंस की एपेक्स है, चोटी है, अगर साइंस एक पहाड़ है तो। बिग सब्जेक्ट है। दुनिया में जितनी फंडिंग फिज़िक्स को होती है, उतनी किसी सब्जेक्ट को नहीं होती। तो लफ्ज़ अभी हम स्कोप को थोड़ा-सा एक्सप्लेन करते हैं। अभी डेफिनेशन से हम ऑटोमैटिकली हम स्कोप पे आ गए हैं। मैंने जो ये बात की है, इसको अगर हम स्कोप को समझें तो हमें थोड़ा और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि फिज़िक्स की डेफिनेशन क्या है और फिज़िक्स का स्कोप कितना बड़ा है। स्कोप कहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का एरिया ऑफ रिसर्च क्या होता है। कोई भी सब्जेक्ट किन-किन बातों को डिस्कस करता है। मसलन आप देखें कि हम बायोलॉजी में क्या करते हैं, हम लिविंग थिंग्स को डिस्कस करते हैं। तो बायोलॉजी का जो स्कोप है वो लिविंग थिंग्स हैं। केमिस्ट्री में हम केमिकल्स को, मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, तो दैट इज़ द स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। इसी तरह अगर आप दुनिया में ये जानना चाहते हैं, पैसा और बिज़नेस को अगर आप समझना चाहते हैं, पैसा और बिज़नेस जो है वो इकोनॉमिक्स में डिस्कस होता है। तो वो इकोनॉमिक्स का स्कोप कहलाएगा। फिज़िक्स में क्या डिस्कस होता है? फिज़िक्स का स्कोप क्या है? फिज़िक्स का स्कोप डिस्कस करने के लिए ज़रा हमें बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गहराई में। चलिए ज़रा बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की कोशिश करते हैं। आपने मैट्रिक में सुन रखा होगा एटम्स के बारे में, लेकिन आपने कुछ और भी सुन रखा होगा। एटम्स के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। चलिए यहाँ से शुरू कर लेते हैं, जहाँ से आपको पता है। ओके,
एक एटम बना लेते हैं, 2 प्रोटॉन बना लिए, 2 न्यूट्रॉन बना लिए मैंने। आपने गैस कर लिया होगा ये हीलियम एटम है, इसके गैस इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। लेकिन अभी मैं आपकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर देता हूँ। फिजिक्स यहाँ से शुरू नहीं होती, फिजिक्स इससे भी बहुत नीचे से शुरू होती है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये क्वार्क्स से बने होते हैं। ये रिसर्च से प्रूव हो चुका है। क्वार्क्स 6 किस्म के होते हैं। फिर ये पूरी पार्टिकल फिजिक्स है नीचे गहराई में, ठीक है। पूरी पार्टिकल फिजिक्स से 120 किस्म के पार्टिकल्स डिस्कवर हुए हैं, शायद और भी हो चुके होंगे, ठीक है। ये होते रहते हैं। तो गहराई की दुनिया, आपने एक कांस्टेंट सुन रखा होगा, प्लांक्स कांस्टेंट। चलिए वहां से शुरू करते हैं। एच 6.63 10⁻34 जूल सेकेंड। चले, ये फिगर मुझे कंफर्म नहीं है कि मैंने सही लिखी है नहीं लिखी, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर अबाउट 10⁻34। आप अंदाजा करें कि ये कितनी छोटी फिगर है, ये कितनी बारीक वैल्यू है। प्लांक्स कांस्टेंट 10⁻34, यानी कि 10⁻12 पे 1 ट्रिलियन बनता है, 1 खरब होता है। तकरीबन खरबवें का अरबवां हिस्सा कर लें आप। इतनी बारीकी से हम फिजिक्स को स्टडी करना शुरू करें। कोई सब्जेक्ट यहाँ नहीं है, इस बारीकी में कोई सब्जेक्ट आपके साथ नहीं होता। जब आप इतनी बारीक चीज़ों की स्टडी की बात करते हैं तो यहाँ फिजिक्स ही होती है आपके पास। करते करते आप पहुँच गए एटम्स पर, एटम से आप चले गए मॉलिक्यूल्स पर। अब मॉलिक्यूल्स की जो दुनिया है, ये आपको पता है केमिस्ट्री की दुनिया है। मॉलिक्यूल से आप आगे चले गए, मॉलिक्यूल्स बड़े होते होते एक बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल है जिसको हम डिस्कस करते हैं, दैट इज डीएनए। अब यहाँ बायोलॉजी में आ जाता है, ये आपकी केमिस्ट्री है सारी। डीएनए से ऑर्गेनिजम्स, यहाँ भी आपकी बायोलॉजी है। अंदाजा होता है कि बायोलॉजी कितनी वसी है। इकोसिस्टम, अभी भी बायोलॉजी है। ये एरिया अभी आपका बायोलॉजी का स्कोप है सारा, ये सारा स्कोप आपका बायोलॉजी का है। जगह नहीं है, इस तरफ मुड़ जाता है, प्लेनेट पे आ जाए, जियोग्राफी हो जाएगी आपकी। यहाँ पे जियोग्राफी पूरे प्लेनेट को स्टडी करती है, इसका भी बहुत बड़ा स्कोप होता है जियोग्राफी का, लेकिन इतनी बारीकी से नहीं। लेकिन अब आप आ जाए सोलर सिस्टम पे, फिर वापस फिजिक्स आ गई। यही फिजिक्स की ब्यूटी है। जब आप प्लेनेट से सोलर सिस्टम पे आते हैं फिर फिजिक्स। सोलर सिस्टम से जगह कम है और मुड़ जाते हैं इस तरफ। सोलर सिस्टम से अब आप आ जाएं यानी कि गैलेक्सी के ऊपर। गैलेक्सी बहुत बड़ी है। हम जिस गैलेक्सी में, मिल्की वे गैलेक्सी इसको कहते हैं, इसमें 100 बिलियन स्टार्स हैं, 100 अरब सितारे। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारी गैलेक्सी में कितने ज़्यादा सितारे हैं। गैलेक्सी में सितारे की हैसियत ऐसे है जैसे रेत का ज़र्रा होता है। गैलेक्सी में सितारे की कोई औकात नहीं होती। गैलेक्सी के आगे एक सितारा रेत के ज़र्रे की तरह है। हमारा सूरज एक सितारा है, आप अंदाज़ा करें कि गैलेक्सी कितनी बड़ी है। तो जो गैलेक्सी का एक कोना है उससे दूसरे कोने तक लाइट को जाने में लाइट ईयर्स, यानी कि इट टेक्स ईयर्स लगते हैं, एक कोने से दूसरे कोने में, एक गैलेक्सी के एक कोने से दूसरे कोने में रोशनी को जाने में। अब हम आगे बढ़ते हैं, गैलेक्सी से क्लस्टर बनते हैं, क्लस्टर्स से सुपर क्लस्टर्स, और सुपर क्लस्टर्स से फिलामेंट्स। अब ये सारी चीज़ें आप सर्च आउट करके देख सकते हैं ये सब क्या है। और जब हम यूनिवर्स को, जैसे हबल जैसी टेलीस्कोप है, आपने नाम सुना होगा हबल स्पेस टेलीस्कोप, तो इस जैसी टेलीस्कोप से हम देखते हैं तो हमारी यूनिवर्स एक मकड़ी के जाल की तरह नजर आती है। और ये जो मकड़ी का जाल है, ये बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज से बना हुआ है। इस तरह हमारी विजिबल यूनिवर्स क्रिएट हुई है। यहाँ तक हमारी फिजिक्स का एक अदर एंड है, यानी फिजिक्स का एक किनारा तो प्लांक्स कांस्टेंट जैसी बारीकियों में है, जहाँ हम एटम्स, उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स और उससे भी छोटी क्वांटिटीज को हम डिस्कस कर रहे होते हैं।
और चलते-चलते हम पहुँच जाते हैं यूनिवर्स की बहुत गहरी वसतों में कि जहाँ पर एक सितारे की हैसियत जस्ट एक पार्टिकल की तरह हो जाती है। सितारा एक पार्टिकल होता है और ये हमारी विज़िबल यूनिवर्स बन जाती है और इस तमाम चीज़ को, इस सारे फिनोमेना को जो ब्रांच स्टडी करती है, सारे को टोटल फिनोमेना को जो ब्रांच स्टडी करती है वो फिज़िक्स है। अब आप अंदाज़ा करेंगे फिज़िक्स क्यों इतनी बड़ी है? फिज़िक्स के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। मतलब वी डिस्कस केमिस्ट्री दैट इज़ विदिन द स्कोप ऑफ फिज़िक्स। वी स्टडी बायोलॉजी दैट इज़ आल्सो विदिन द स्कोप ऑफ फिज़िक्स। तो ये सब आप यूँ कह लें कि ये फिज़िक्स का स्कोप है, तो इसमें एक स्कोप बायोलॉजी का है और एक स्कोप केमिस्ट्री का है और ये बड़ा स्कोप जो है वो फिज़िक्स का है। केमिस्ट्री और बायो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। मैंने ये इसलिए बनाया क्योंकि केमिस्ट्री और बायो बहुत जैसे डीएनए है। अब डीएनए को बायोकेमिस्ट्री वाले स्टडी कर रहे होते हैं। तो फिज़िक्स के अंदर जो बायोलॉजी है हमारी और केमिस्ट्री जो है, दे गो हैंड इन हैंड टुगेदर। ये हाथ में हाथ डाल के साथ-साथ चलते हैं बायोलॉजी में, यानी कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों बहुत साथ-साथ चलते हैं और बहुत अच्छी तरह चलते हैं क्योंकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ स्टडी कर रहे होते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हो गए, बहुत कुछ ऐसा है बायोलॉजी में जो केमिस्ट्री वाले भी स्टडी करते हैं और बहुत कुछ ऐसा है केमिस्ट्री में जो बायोलॉजी वाले भी स्टडी करते हैं। इसलिए ये बहुत सारी केमिस्ट्री और बायोलॉजी कॉमन है दोनों में। तो लेकिन बहुत सारी बायोलॉजी ऐसी है जो केमिस्ट्री वाले स्टडी नहीं करते और बहुत सारी केमिस्ट्री ऐसी है जो बायोलॉजी वाले स्टडी नहीं करते। लेकिन रूल्स और प्रिंसिपल्स जो हैं वो सारे फिज़िक्स से ही आते हैं। फिज़िक्स वो उसूल और प्रोवाइड करती है जिस पे पूरी साइंस खड़ी होती है। तो ये अब हम डिफाइन कर लिया हमने इस लफ्ज़ स्कोप को। फिज़िक्स के स्कोप की जब हम बात करते हैं इसका हरगिज़ मतलब जॉब्स नहीं होता कि इस सब्जेक्ट में जॉब्स कितनी है। जॉब्स इज़ नॉट द स्कोप। फिज़िक्स हम जॉब के लिए नहीं पढ़ते हैं, फिज़िक्स हम यूनिवर्स को समझने के लिए पढ़ते हैं। फिज़िक्स का ताल्लुक जॉब से नहीं है, फिज़िक्स इज़ ए लाइफ़स्टाइल, फिज़िक्स इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग। एक इंसान जब पैदा होता है ना, वो फिज़िसिस्ट ही होता है। अब हम ब्रांचेज़ की बात करते हैं। तो हमारी टेक्स्ट बुक के हिसाब से आपने कुछ ब्रांचेज़ पहले डिस्कस की हुई हैं। आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म और वो आपने सारी ब्रांचेज़ देखी थी। अब कुछ एडवांस ब्रांचेज़ दी गई हैं, आप इनको देख लें ज़रा। वो ब्रांचेज़ तो आपने देख ली थी, काइनेमैटिक्स एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स एंड you have already discussed but there are some new। एक है पार्टिकल फिजिक्स जिसको मैं अभी डिस्कस कर रहा था आपके सामने। ये बहुत फिजिक्स की ये एडवांस ब्रांच है, मॉडर्न फिजिक्स से ताल्लुक रखती है। इसमें हम यूनिवर्स के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स को डिस्कस करते हैं, यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स को हम डिस्कस करते हैं इसमें। फंडामेंटल पार्टिकल्स में मैं कुछ के नाम ले लेता हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फिर टूट जाते हैं क्वार्क्स में। तो 6 किस्म के क्वार्क्स से ये बने होते हैं। तो ये आप आगे एडवांस स्टडीज़ में जाके पढ़ेंगे कि क्वार्क्स कौन से होते हैं। न्यूक्लियर फिज़िक्स ये एटम के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कस करती है, जो कि एनर्जी का एक सोर्स है। तो न्यूक्लियर फिज़िक्स दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। इस वक़्त न्यूक्लियस मरकज़ है तहकीक का, क्योंकि इसके अंदर जितनी एनर्जी है ये इंसान के सारे मसाइल हल कर सकती है एनर्जी से रिलेटेड। न्यूक्लियर फिज़िक्स के पास एनर्जी का आंसर है। मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक फिज़िक्स ये एटम के आउटर पार्ट को डिस्कस करती है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, न्यूक्लियर फिज़िक्स न्यूक्लियस से बाहर की बात नहीं करती, बाहर क्या हो रहा है, दैट इज़ नॉट न्यूक्लियर फिज़िक्स। लेकिन बाहर के लिए एक अलग डेडिकेटेड ब्रांच है। इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, नीचे आएगा, एनर्जी निकालेगा, नहीं निकालेगा, क्या करेगा, कौन से ऑर्बिट में घूमेगा, ऑर्बिट्स की शेप क्या होंगी, दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। एटम के बाहर की जो दुनिया है वो कोई इतनी सिंपल नहीं है। ऐसे नहीं है कि सिंपली इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। आपको मैट्रिक में बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होता है, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ समझाने के लिए बताया जाता है। ये सबसे आखिरी बात ये नहीं है, अभी फर्स्ट ईयर में आपको बताया जाएगा कि ऐसे ऐसे नहीं घूमता है, ठीक। कि घूमना इतना सिंपल नहीं है। इलेक्ट्रॉन
किस तरह घूमता है मैं अभी नहीं बताऊँगा, फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, ठीक है? लेकिन बहरहाल आप इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसको आप डिस्कस करेंगे कि असल में किस तरह घूमता है इलेक्ट्रॉन और ये बाहर कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनाता है, कैसे कॉम्प्लेक्स तरीके के साथ ये घूमता है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है? तो ये बाहर के एटम के बाहर की दुनिया को स्टडी करता है। मसलन आपको मैं एक सिंपल इतना सा बता दूँ एटॉमिक फिज़िक्स दुनिया में जो इतने रंग हैं ना, ये सारे एटम से निकलने वाली रोशनियों की वज़ह से हैं। अब आप देखिए दुनिया में कितने रंग हैं, ये सारे रंग इलेक्ट्रॉन ने पैदा किए हैं, जो इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर घूमता है, ये सब इसके घूमने के अंदाज़ हैं। सब इसके उछल-कूद है इलेक्ट्रॉन की जिससे अलग-अलग रंग पैदा होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन की जो उछल-कूद है, इसकी जंपिंग है, अपर ऑर्बिट में चला जाएगा, लोअर ऑर्बिट में चला जाएगा, किस अंदाज़ में घूमेगा, किस शेप का ऑर्बिटल बनाएगा, किस शेप का ट्रैक बनाएगा, इसकी वज़ह से हमारी दुनिया में रंग है। यू कैन नाउ मेक अ सेंस ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिज़िक्स। प्लाज़्मा फिज़िक्स, प्लाज़्मा सबसे पहले आप थोड़ा-सा प्लाज़्मा जान लें, प्लाज़्मा क्या होता है? आप देखिए सॉलिड को आप गर्म करते हैं तो लिक्विड हो जाता है। लिक्विड को सॉलिड को गर्म करेंगे लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड को गर्म करेंगे गैस बन जाएगा। गैस को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? गैस को गर्म करेंगे तो वो प्लाज़्मा बन जाएगा। प्लाज़्मा आप सादा लफ्ज़ों में कह सकते हैं जैसे आग है, लेकिन असल में ये आग से जिस आग को हम देखते हैं ये उससे कहीं ज़्यादा गर्म है। प्लाज़्मा की अच्छी-सी मिसाल ये है, आप आसमानी बिजली को देखें। आसमानी बिजली में जो एक चमकदार लकीरें बन रही होती हैं, ये प्लाज़्मा की होती हैं। प्लाज़्मा का जो टेम्परेचर है वो थाउज़ेंड्स एंड थाउज़ेंड्स ऑफ डिग्रीज़ होता है, लोहे के मेल्टिंग पॉइंट से कहीं ज़्यादा होता है। आप अभी प्लाज़्मा देखना चाहते हैं कि आप अभी-अभी प्लाज़्मा देखें, अगर ये दिन का टाइम है, ठीक? तो आप जाके सूरज को देख लें। प्लाज़्मा की पहचान ये है, ये बहुत चमकदार होता है। आसमानी बिजली को देखें, बहुत चमकदार है। सूरज को देखें, बहुत चमकदार है। इतना चमकदार है जिसको आप आँखों से देख ही ना सकें, वो प्लाज़्मा होती है वो चीज़। क्योंकि इसका इतना हाई टेम्परेचर होता है कि एटम्स ही ब्रेक हो जाते हैं, न्यूक्लियस अलग हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं, टूट के सब बिखर जाता है। तो ये जब सब कुछ बिखर जाता है ना तो वो प्लाज़्मा बन जाता है और इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है कि हम और इतनी लाइट एमिट करता है कि हम इसको देख नहीं सकते। दैट इज़ कॉल्ड प्लाज़्मा। स्टार्स सारे के सारे प्लाज़्मा हैं, सूरज प्लाज़्मा है और हम ज़मीन पे आसमानी बिजली को देखें प्लाज़्मा है और प्लाज़्मा हम लैब्स में भी प्रोड्यूस करते हैं, फ्यूज़न रिएक्शन करने के लिए हम प्लाज़्मा प्रोड्यूस करते हैं, कटिंग एंड वेल्डिंग के लिए प्लाज़्मा प्रोड्यूस करते हैं। अब मैग्नेटोप्लाज़्मा रॉकेट्स इन्वेंट हो रहे हैं कि हम वो हमें स्पेस में ले जाएँ, ऐसे रॉकेट्स कि जो हमें एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में लेकर जाएँ। ये अभी इन्वेंट नहीं हुए लेकिन अगर प्लाज़्मा के ज़रिए ऐसा हो सकता है, ऐसा रॉकेट बन सकता है कि जो आपको मार्स पे ले जाए और वापस भी ले आए। लेकिन अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ, मेबी शायद आप इन्वेंट कर लें कि फिज़िक्स में आगे। एस्ट्रोफिज़िक्स, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। ये स्पेस फिज़िक्स की एक ब्रांच होती है एस्ट्रोफिज़िक्स। इस एक एस्ट्रोफिज़िक्स होती है, एक एस्ट्रोनॉमी होती है, कॉस्मोलॉजी होती है। स्पेस फिज़िक्स की बहुत सारी ब्रांचेज़ में से ये एक ब्रांच है, एस्ट्रोफिज़िक्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जिन लोगों को स्पेस फिज़िक्स पसंद है, वो एस्ट्रोफिज़िक्स को चूज़ कर लेते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी जो होती है ना, वो जस्ट मेज़रमेंट होती है, उसमें हम मेज़र करते हैं, स्पेस के अंदर डिफरेंट क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं, जैसे गैलेक्सी का क्या साइज़ है, प्लान स्टार का क्या साइज़ है, एज कितनी है। एस्ट्रोनॉमी इज़ ऑल अबाउट मेज़रमेंट बट एस्ट्रोफिज़िक्स में हम बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं, ब्लैक होल कैसे बनते हैं, हम वी डिस्कस अ लॉट इन एस्ट्रोफिज़िक्स। कॉस्मोलॉजी में हम सिर्फ स्पेस एंड टाइम स्टडी करते हैं। मेडिकल फिज़िक्स, मेडिकल फिज़िक्स कोई इस तरह की ब्रांच नहीं है। फिज़िक्स का एप्लीकेशन जब हम बायोलॉजी में करते हैं, जैसे कि अभी मैंने कहा है, फिज़िक्स का ताल्लुक सबसे है। फिज़िक्स एक ऐसी ब्रांच है, किसी ब्रांच का फिज़िक्स के बगैर गुज़ारा नहीं होता। तो मेडिकल एप्लीकेशन फिज़िक्स के जो होते हैं, उनको हम मेडिकल फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स की एक लेटेस्ट मॉडर्न ब्रांच है। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स क्या है? ये ब्रांच है सेमीकंडक्टर्स की। आप सेमीकंडक्टर्स के बारे में अगर जानते हो, मैट्रिक लॉकडाउन में जो आपने फिज़िक्स पढ़ी होगी, पता नहीं आपको ठीक से पढ़ाया गया होगा या नहीं, लेकिन मैं आपको सिंपली इतना सा बता देता हूँ। ये जो सिलिकॉन होता है ना, जो रेत में सिलिकॉन होता है, पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट है सिलिकॉन, कार्बन का पड़ोसी है। ये जो सिलिकॉन है ना, इससे आपकी सारी गैजेट्स बनी हैं। आपके मोबाइल फ़ोन, आपकी डिजिटल घड़ियाँ जो आप पहनते हैं, आपकी एलसीडी टीवियाँ, कंप्यूटर्स, माइक्रोचिप्स, जितनी स्मार्ट डिवाइसेज़ आज आप यूज़ कर रहे हैं ना,
उनमें से कोई एक डिवाइस भी ऐसी नहीं होगी जिसमें सिलिकॉन ना हो। सिलिकॉन क्या है? ये सेमीकंडक्टर है और इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, ये इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर सकता है विदाउट मूविंग पार्ट। तो ये सेमीकंडक्टर्स की ये प्रॉपर्टी होती है। इसी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करके हमने एक डिजिटल दुनिया क्रिएट कर ली है पूरी, और ये टेक्नोलॉजी का पूरा जो बूम आया है, ये सेमीकंडक्टर्स की वजह से आया है। तो सिलिकॉन से आपकी माइक्रोचिप बन सकती है, सिलिकॉन से आपकी आपके जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो बन सकते हैं, और माइक्रो प्रोसेसर्स के ज़रिए आपके सेल फ़ोन और स्मार्ट डिवाइसेस, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स बन सकते हैं, और पता नहीं और क्या-क्या बन सकता है। तो ये सॉलिड स्टेट फिज़िक्स वालों ने सेमीकंडक्टर को डिस्कवर किया और उनसे माइक्रोचिप्स बनाई और उनसे माइक्रो प्रोसेसर्स बनाए और लैपटॉप्स बने, कंप्यूटर बने और हमारी नई टेक्नोलॉजी का वजूद में आ गए। तो हम ब्रांचेस को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ज़रा एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चीज़ नहीं आती, लेकिन बहुत कुछ बच्चे होते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके लिए मैं शॉर्टली बताने की कोशिश करता हूँ कि इस्लाम का साइंस से क्या ताल्लुक है, या साइंस का इस्लाम से क्या ताल्लुक है। साइंस, और एक चीज़ याद रखिएगा, अ, ये समझा जाता है कि साइंस जो है वो अंग्रेज़ों की है या अंग्रेज़ों ने बनाई है, तो ऐसा नहीं है। अंग्रेज़ों के पास साइंस बहुत बाद में आई है। सबसे ज़्यादा जो तहकीक का हुक्म है वो अल्लाह ने कुरान पाक में दिया है, कि अल्लाह ताला ने बार-बार कुरान पाक में फरमाया, फला यतफक्करूना फला यतफक्करून, तुम गौर व फ़िक्र क्यों नहीं करते? अल्लाह ताला को वो लोग बहुत पसंद है जो गौर व फ़िक्र करते हैं। इसलिए मुसलमानों ने 600 से लेकर 1600 तक मुसलमानों ने यूनिवर्स में थिंकिंग की है, और साइंस को मुसलमानों ने 2 सबसे बड़े काम किए। एक तो दुनिया भर में, चाइना में जो साइंस थी, इंडिया में जो साइंस थी, और ग्रीक यूनान में जो साइंस थी, दुनिया भर से जो साइंस की बुक्स हासिल हुई, मुसलमान बादशाहों ने और साइंसदानों ने उन किताबों को इकट्ठा किया और उनको महफूज किया। एक तो इन्होंने ये काम किया, और फिर उसमें तहकीक करके उन्होंने और नया नॉलेज प्रोड्यूस किया। मसलन आप देखें, अल ख़वारिज़मी, एविसीना जिसको हम पॉलीसीना कहते हैं, और अल हाज़न जिसको हम इब्न अल हैसम कहते हैं, इन्होंने साइंस में बहुत बड़े ब्रेक थ्रू किए। अल हाज़न को हम फादर ऑफ ऑप्टिक्स कहते हैं। एविसीना की बुक पढ़ के आइंस्टाइन इंस्पायर हुआ, फिज़िक्स जॉइन की उसने, फिज़िक्स में गया, और वो बचपन में एविसीना की किताबें पढ़ता था, पॉलीसीना की किताबें। तो मुसलमानों ने इसको बिगिन किया, मुसलमानों ने इसको स्पार्क किया, बाद में मुसलमानों ने छोड़ दिया। बाद में मुसलमानों ने छोड़ दिया और अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को अपना लिया। पर ये गहरी बातें हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये मुसलमानों का बहुत बड़ा हादसा है, बहुत बड़ा हादसा है। उसकी वजह ये है कि आज आपने देखा होगा, आप ये टर्किश ड्रामों में दिखाते हैं, मंगोल्स को दिखाते हैं। उसकी एक बड़ी वजह मंगोल्स हैं। मंगोल्स ने मुसलमानों पे हमला किया और मुसलमानों की लाइब्रेरियों को जला दिया, हमारी किताबों को बगदाद के दरिया में फेंक दिया, और मुसलमानों का सारा जो एसेट था वो ख़त्म कर दिया। ये जो हादसा हुआ ना मुसलमानों के साथ, इस वजह से मुसलमानों के पास वो बेस नहीं रही काम करने की। साइंस के साथ ये ज़रूरी है, साइंस एक बिल्डिंग की तरह होती है, उसमें ब्लॉक्स होते हैं। अगर किसी बिल्डिंग के पिछले सारे ब्लॉक्स गिरा दिए जाएँ, तो अब आप अगला ब्लॉक कैसे बनाएँगे? तो ये एक बड़ी वजह है, लेकिन सिर्फ़ यही वजह नहीं है, और भी कई फैक्टर्स हैं कि मुसलमानों ने क्यों तहकीक छोड़ दी, क्या वजह बनी? लेकिन इसकी एक बड़ी वजह मंगोल्स हैं। मंगोल्स ने मुसलमानों को की तबाही में मंगोल्स का बहुत हाथ है। लेकिन सिर्फ़ मंगोल्स ही नहीं हैं, ठीक है? वो जैसे सिर्फ़ दुश्मन नहीं होता, अंदर भी दुश्मन होते हैं इंसानों के, ठीक? तो हमारा अपना भी बड़ा कसूर रहा होगा यकीनन। लेकिन बहरहाल ये तो एक तारीख़ी बात है कि मुसलमान कहाँ थे, बुखारा, बगदाद कहाँ पहुँच गए थे, और मंगोल्स ने क्या किया मुसलमानों के साथ, दैट्स द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, और बातों से कोई इनकार कर सकता है, लेकिन मंगोल्स ने मुसलमानों के साथ क्या किया, ये तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि मंगोल्स ने मुसलमानों के साथ मुसलमानों को किस तरह तबाह करने की कोशिश की। तो मुसलमानों के कंट्रीब्यूशन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो आपको 2-3 बातें ज़रूर पता होनी चाहिए मुसलमानों की साइंस के बारे में, कि मुसलमानों ने साइंस को किस तरह बदला और रेवोल्यूशनाइज़ किया। मुसलमानों ने एकदम साइंस को बदल के रख दिया। सबसे बड़ा मुसलमानों का कारनामा ये है कि उन्होंने लैब्स इन्वेंट की। यूरोप तो डार्क एजेस में था, मुसलमानों का गोल्डन टाइम था उस वक़्त।
उसको गोल्डन इस्लामिक पीरियड कहते हैं उसको हम, या गोल्डन एज कहते हैं। और उस वक्त यूरोप जो है उसको हम कहते हैं कि वो डार्क एजेस में था, वहाँ कोई साइंटिफिक तरक्की नहीं थी। उससे पहले जो ज़माना था ग्रीक्स का, यूनान के जो फिलोसफर्स थे, तो यूनान का जो गोल्डन पीरियड था, जब आप उसकी बात करते हैं तो आपको वहाँ पे फिलोसफर्स नज़र आते हैं लेकिन लैब्स नज़र नहीं आती, क्योंकि उस ज़माने में उनका कॉन्सेप्ट ये था कि इंसान अपनी अक्ल से सारे सवालों के जवाब हासिल कर सकता है। मुसलमानों ने उनकी इस बात को गलत साबित किया कि सिर्फ़ अक्ल की बुनियाद पे जब हम सोचते हैं तो हम अक्सर धोखा खा जाते हैं। तो मुसलमानों ने अपनी अपनी सोच को, अपनी थ्योरीज़ को और नज़रियात को टेस्ट करने के लिए लैब्स बनाई, जो कि आज आप देखते हैं कि साइंस की तरक्की लैब में हुई है। साइंस की जो ग्रोथ हुई है और तरक्की हुई है वो लैब में हुई है, खाली अक्ल से नहीं पॉसिबल। अक्ल से हर तरह की बातें आती हैं, पता नहीं होता सही कौन सी है और गलत कौन सी है, वो टेस्ट जाके लैब में होती है। और ये टेस्टिंग सिस्टम मुसलमानों ने इन्वेंट किया लैब्स के अंदर। तो ये साइंटिफिक मेथड और अपने ख़यालात को, अपने तसव्वुरात को, नज़रियात को टेस्ट करने का तरीक़ाकार मुसलमानों ने बनाया। एक तो सबसे अहम बात, यानी लैब आपको माइंड में होनी चाहिए। दूसरी बड़ी अहम बात ये है कि मुसलमानों ने पुरानी सारी किताबों को महफूज किया। वो मैथमेटिक्स के बारे में थी, चाहे वो दुनिया भर में, क्योंकि सोचने और समझने वाले लोग तो हर दुनिया के हर कोने में पैदा हुए। मुसलमानों ने दुनिया भर से जो साइंस की किताबें थीं वो मंगवाईं, हिंदुस्तान, चाइना और यूनान से, और हर सिविलाइजेशन से उन्होंने नॉलेज को प्रिज़र्व किया और महफूज किया। तो आज बहुत सारा जो नॉलेज ग्रीक्स का पहुंचा हुआ है वो भी मुसलमानों की वजह से हुआ है। दूसरा ब्रेक थ्रू ये है कि लाइब्रेरीज़ को प्रमोट किया मुसलमानों ने, नॉलेज को सेव किया, लेबॉर्ट्री और लाइब्रेरी। और तीसरा अहम ये है कि मुसलमानों ने एस्ट्रोनॉमी में बहुत तरक्की की, क्योंकि इस्लाम में वक्त की बहुत अहमियत है। मुसलमानों ने एक इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया, इसको हम कहते हैं एस्टोरेबल, अस्त्रलाब कहते थे। और इससे उन्होंने ऑब्जर्वेशन कल्चर को, आसमान को ऑब्ज़र्व करने का मैकेनिज़्म बनाया। एस्टोरेबल के ज़रिए इन्होंने आसमान को ऑब्ज़र्व करने का तरीक़ाकार वज़ा किया। लेंसेज़ इन्वेंट किए, ख़ास तौर पर अल-हासन इब्न अल-हैसम जिसको हम कहते हैं, उसको फ़ादर ऑफ़ ऑप्टिक्स कहते हैं, तो उसने ऑप्टिक्स में बहुत काम किया। पिन होल कैमरा इन्वेंट किया। और मुसलमानों ने बाकायदा स्पेस ऑब्ज़र्वेटरीज़ बनाई, जो आज आप देखते हैं बड़ी-बड़ी टेलीस्कोप्स होती हैं। और हबल तो स्पेस में इस्टेब्लिश की गई है, लेकिन ज़मीन पर बड़ी-बड़ी टेलीस्कोप्स होती हैं जो कि बिल्डिंग्स के अंदर इस्टेब्लिश की जाती हैं। उनकी छत खोलती है और वो ऑब्ज़र्व करती हैं नाइट स्काई को। तो मुसलमानों ने ये कल्चर बनाया था सबसे पहले। ऑब्ज़र्वेटरीज़ मुसलमानों ने बनाई थी जहाँ पे ऑब्ज़र्वेशंस होती थी। तो ये 3 मेजर ब्रेक थ्रू हैं। बाकी इसके अलावा आप अलजेब्रा देख लें, एल्गोरिदम्स देख लें, तो ये मुसलमानों का एक ऐसा मेजर कंट्रीब्यूशन है कि आज आपकी सारी कंप्यूटर साइंस इसके ऊपर इस्टेब्लिश्ड है, एल्गोरिदम्स के ऊपर। तो दीज़ एल्गोरिदम्स वर इन्वेंटेड बाय अ ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट, हिज़ नेम वाज़ अल-ख़वारिज़मी। ये इराक़ का था, अल-ख़वारिज़मी इराक़ का ग्रेट साइंटिस्ट था। तो मुसलमानों के जो कंट्रीब्यूशन है उसको आप हटा नहीं सकते साइंस से, और ना ही साइंस का इस्लाम के साथ किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट है। तो साइंस को इस्लाम बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है और इसको पसंद भी करता है। तो हमारी तमाम किस्म की रिक्वायरमेंट इसके साथ ही कंप्लीट हो जाती हैं और हमारा टास्क कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।